नमस्कार, हॉर्नबिल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विशाल गर्ग। इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करेंगे। धामी कैबिनेट में संविदा कर्मचारियों को बड़ा तोहफा, नियमित किए जाएंगे संविदा कर्मचारी। 4000 से ज्यादा कर्मचारियों को मिलेगा इस फैसले का लाभ। 10 साल वाले संविदा कर्मचारियों को नियमित किया जाएगा। सत्र के लिए भी 5000 करोड़ के अनुपूरक बजट को मंजूरी दी गई है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर धामी कैबिनेट की बैठक हुई और बैठक में 4000 से ज़्यादा कर्मचारियों को ये लाभ भी दिया गया है कि नियमित अब किए जाएंगे संविदा कर्मचारी, और साथ ही 5000 करोड़ का अनुपूरक बजट भी जारी करने की बात कही गई है। मंजूरी दी गई है अनुपूरक बजट को। और संवाददाता अरुण सैनी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अरुण, क्या कुछ ज्यादा जानकारी मिल पा रही है? मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई और कैबिनेट में कौन कौन से अहम प्रस्ताव भी आए हैं इस बार? जी सर, बीते कल धामी मंत्रिमंडल की जो है बैठक हुई और बैठक में करीब 9 प्रस्तावों पर मुहर लगी है, जिसमें कि मानसून सत्र में जो विधानसभा के पटल पर अनुपूरक बजट रखा जाएगा, जो कि पेश होगा, जिसमें कि करीब 5000 करोड़ से अधिक का जो अनुपूरक बजट है वो विधानसभा में पेश किया जाएगा। और ऐसे में जो है इसको लेकर भी प्रस्ताव पर मुहर लगी है। इसी के साथ साथ जो है कई अन्य प्रस्ताव भी जिन पर मुहर लगी है। करीब कुल मिलाकर देखें तो 9 प्रस्ताव पर धामी कैबिनेट की मुहर लगी है, जिसमें कि राज्य की जो शहरी और सार्वजनिक क्षेत्र की चीनी मिलें हैं उनमें मृतक आरक्षितों को नियुक्ति प्रदान किए जाने के संबंध में भी प्रस्ताव आया था, उस पर भी जो है मुहर धामी कैबिनेट की लगी है। इसी के साथ साथ उत्तराखंड राज्य प्रोटोकॉल सेवा नियमावली 2024 को भी जो है मंजूरी दी गई है। तो इस तरीके से कई फैसले जो है इस कैबिनेट में हुए हैं। इसी के साथ साथ जो भी 10 साल से पुराने संविदा कर्मी हैं, करीब 4000 ऐसे संविदा कर्मी हैं जिन्हें नियमित करने को लेकर भी जो है मंजूरी वो प्रस्ताव आया था, जिस पर मुहर धामी कैबिनेट की लगी है। तो इस तरीके से करीब 9 प्रस्तावों पर जो है धामी कैबिनेट में बैठक हुई, उसमें 9 प्रस्तावों पर मुहर लगी। और इन प्रस्ताव पर मुहर लगने के बाद जिस तरीके से जो आगे कार्य हैं वो लगातार अब किए जाएंगे। अरुण, जिस तरह से 5000 करोड़ के अनुपूरक बजट को भी मंजूरी दी गई है, तो इससे कितना लाभ मिलेगा आने वाले समय में राज्यों को? जी बिल्कुल विशाल, देखिए मानसून सत्र में जो अनुपूरक बजट रखा जाना है, जिसमें कि 5600 करोड़ का जो बजट है, अनुपूरक बजट वो पेश किया जाना है और उसे सदन के पटल पर जो है पेश किया जाएगा। तो ऐसे में इससे आगे क्षेत्र उत्तराखंड के जो विकास कार्य हैं उनको भी गति जरूर मिलेगी। और जिस तरीके से अगर बजट पूर्ण रूप से धरातल पर उतरता है तो ये जरूर उत्तराखंड के लिए काफी अच्छी बात होगी। जिस तरीके से उत्तराखंड की आर्थिकी को भी काफी ज्यादा जो है वो फायदा मिलेगा और जो जनहित की जो समस्या है उनसे भी जो है लोगों को निजात मिलेगा और लोगों की समस्याओं का भी समाधान होगा। और ऐसे में जो विकास के कार्य हैं वो भी लगातार होंगे। अगर ये जो बजट अनुपूरक बजट विधानसभा में पेश किया जाना है, अगर पूर्ण रूप से जो है वो धरातल पर उतरता है। अरुण, जिन जो संविदा कर्मचारी हैं जिनको नियमित किया जाना है, उनकी तरफ से कोई मैसेज भी आया है धामी सरकार के लिए? जी सर, बिल्कुल देखिए, संविदा कर्मी लंबे समय से मांग कर रहे थे कि जो है उन्हें नियमित किया जाए और जो 10 साल के पुराने संविदा कर्मी हैं उन्हें नियमित करने को लेकर जो है मंजूरी वो कैबिनेट में मिली है। और ऐसे में संविदा कर्मियों में भी खुशी है। जिस तरीके से जो मांग मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से लगातार कर रहे थे, राज्य सरकार से कर रहे थे, तो ऐसे में उनकी मांगों पर अमल किया गया है और इसके बाद संविदा कर्मियों की जो रही है वो खुशी देखने को मिल रही है। बिल्कुल अरुण, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। सचिवालय में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 4 धामों से आए तीर्थ पुरोहितों, होटल एसोसिएशन, टूर ऑपरेटर समेत व्यापार मंडल के पदाधिकारियों के साथ बैठक की। इस मौके पर 4 धाम यात्रा के सकुशल संचालन, श्रद्धालुओं के लिए सुरक्षित और सुगम यात्रा, साथ ही स्थानीय लोगों की आजीविका के संबंध में चर्चा भी हुई। सीएम धामी ने कहा है कि सितंबर महीने के पहले हफ्ते से कपाट बंद होने तक 4 धाम यात्रा के लिए ऑनलाइन की व्यवस्था पहले की तरह चलती रहेगी। वहीं बैठक के बाद 4 धाम यात्रा से जुड़े सभी तीर्थ हितधारकों ने बैठक के लिए मुख्यमंत्री का आभार भी व्यक्त किया है।
21 अगस्त से गैरसैंण में शुरू होने जा रहे उत्तराखंड विधानसभा सत्र को लेकर विपक्ष जहां आक्रामक रुख अपनाते हुए नजर आ रहा है, तो वहीं विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी ने कहा है कि अगर सदन के भीतर सभी दल सदन को चलाने में सहयोग करेंगे और माहौल शांत रहेगा तो फिर विधायकों के सभी प्रश्न उत्तरित होंगे, लेकिन अगर माहौल गर्म रहेगा तो फिर सदन की कार्रवाई बाधित होती है। इसी को देखते हुए विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी ने सभी से सहयोग की अपील की है। देखिए, ऐसा है जो प्रश्न जो आते हैं उनके जवाब तो मिलते ही हैं और प्रयास ये रहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न अपने जो हमारे सदस्य हैं वो उठा सकें, और अगर अच्छे माहौल में उठाएंगे तो पूरे के पूरे प्रश्न भी उठाए जा सकते हैं, ऐसी दिक्कत नहीं है। अगर हल्ला हंगामा होता है तो फिर प्रश्न नहीं उठ पाते हैं। तो सदस्यों से भी निवेदन करना चाहूँगी कि आप अपने क्षेत्रों की बात ज़रूर उठाइए। बहुत अच्छा मौका मिलता है सदस्यों को सदन में अपनी बात उठाने का और जवाब लेने का। तो अगर आप शांतिपूर्वक अपना प्रश्न उठाएंगे तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा। मानसून सत्र से पहले विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी ने व्यवस्थाओं का जायजा लिया है। विधानसभा अध्यक्ष ने कानून व्यवस्था से लेकर सभी सुविधाओं को चाक चौबंद करने के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं, तो वहीं अभी तक 500 प्रश्न भी विधायकों की ओर से विधानसभा सचिवालय को प्राप्त हुए हैं। इसी को लेकर हॉर्नबिल टीवी ने विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी से खास बातचीत की है। विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी जी देहरादून विधानसभा परिसर में पहुंची हुई है, निरीक्षण भी किया है। मैडम, आज निरीक्षण क्या कुछ रहा निरीक्षण? देखिए, ऐसा है, आज हम लोगों ने ई-नेवा की बैठक रखी थी जिसमें सभी हमारे जो माननीय सदस्य हैं, जो समिति के हिस्सा हैं, वो भी आए थे, अफसर भी आए थे, और कैसे कार्य हो रहा है, किस तरह से क्या स्पीड है, कितना कार्य हो गया है, उसकी आज समीक्षा हुई है और मैं संतुष्ट हूँ कि कार्य ठीक से चल रहा है। कुछ छोटी मोटी चीज़ें जो हमें दिखी हैं वो हम आगे तक पहुँचा रहे हैं, लेकिन ठीक ठाक कार्य चल रहा है और मुझे आशा है कि जल्द अगले 1-1.5 महीने में ये कार्य पूरा होगा। सत्र भी होने जा रहा है, किस तरह की तैयारियां भी हैं? आपने जायजा भी ले लिया है? हालांकि जी, सत्र तो आप जानते हैं 21 तारीख को आहूत हुआ है भराड़ीसैंण गैरीसैंण में, और आज सुरक्षा बैठक हमारी हुई है और सभी अफसरान को निर्देशित कर दिया गया है कि हम किस तरह से सुचारू रूप से अपना सत्र भराड़ीसैंण में चलाएं, इस पर सभी ध्यान दें और मुझे पूरा विश्वास है कि अच्छा सत्र भराड़ीसैंण में चलेगा। सुरक्षा व्यवस्थाओं के किस तरह के इंतजाम किए गए हैं इस बार? पूरे व्यवस्था जो हमारा हर बार जो बैठकों में हम बताते हैं, डीजीपी साहब वहाँ पहुँचे थे, साथ ही साथ और भी पुलिस अफसर पहुँचे हुए थे, तो डीएम चमोली हैं, एसएसपी चमोली हैं, सभी को कह दिया गया है कि वहाँ सुरक्षा का ध्यान रखें और किसी को भी वहाँ समस्या ना हो। विधायकों ने कितने प्रश्न अभी तक पहुँचे हैं आपके पास? अभी मेरे पास 500 प्रश्न पहुँच चुके हैं। जी, थैंक यू मैम, हॉर्नबिल टीवी से बातचीत करने के लिए। तो विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी जी हमारे साथ मौजूद थी, हमसे बातचीत कर रही थी। हालांकि विपक्ष भी समय समय पर यह सवाल उठा रहा है कि 3 दिन का विधानसभा का सत्र बेहद कम अवधि है, इस अवधि को बढ़ाया जाना चाहिए था। हालांकि उसके बावजूद भी लगातार ये देखा जा रहा था कि अब सरकार ये कह रही है कि जनता का पैसा है और जनता के पैसे को इतना खर्च नहीं किया जा सकता। तो विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी पहुँची हुई हैं देहरादून में। देहरादून विधानसभा परिसर है ये, जहाँ पर लगातार काम चल रहे हैं, सौंदर्यीकरण लगातार जारी है ताकि आने वाले समय में विधानसभा का सत्र हो सके। उसके लिए तैयारियां भी ली हैं, चाक-चौबंद व्यवस्थाएं भी की जा रही हैं। सुरक्षा व्यवस्था के मुद्दों पर भी उन्होंने कहा है कि तमाम तैयारियां राज्य सरकार की ओर से और विधानसभा परिषद की ओर से की जा रही हैं। हॉर्नबिल टीवी के लिए देहरादून से विशाल गर्ग। डोईवाला नगर पालिका का उच्चीकरण श्रेणी 3 से श्रेणी 1 में आने पर डोईवाला नगर पालिका ने एक कार्यक्रम आयोजित किया, जिसमें शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने भी शिरकत की, जहां व्यापारियों, बीजेपी कार्यकर्ताओं समेत स्थानीय लोगों ने मंत्री का स्वागत किया। इस दौरान कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मंत्री ने कहा कि डोईवाला मेरी जन्मभूमि है और ऋषिकेश मेरी कर्मभूमि है। उन्होंने कहा है कि नगर पालिका के श्रेणी 3 से श्रेणी 1 में उच्चीकृत होने से विकास कार्यों को और ज्यादा गति मिलेगी। स्वाद लेती है और जनता का सबसे बड़ा आज की तारीख में जो स्वभाव बना है वो है विकास।
वो है जनता का दिन भर जो हमारा काम करने की शैली है, तरीका है, या हम जो काम विकास का कर रहे हैं तो जनता उसको देखती है, उसमें मोहर लगाती है। निश्चित रूप से हमारे लिए एक प्रोत्साहन का काम है। मुझे लगता है कुछ भ्रांतियाँ फैलाने का काम हमारे लोग कर रहे हैं। पिछली बार भी मेरे द्वारा कहा गया था तो वो शायद सबकी जानकारी में है, और यदि अभी भी किसी के मन में गलतफहमी है तो मुझे बताएं ना। भाई, मैं सरकार में इस क्षेत्र का रहने वाला व्यक्ति यानी पैदा हुआ और इसी विभाग का मैं मंत्री, फिर आप भ्रांतियाँ कैसे फैल रही मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। उसके बावजूद जब पिछली बार मेरे द्वारा शुगर फैक्ट्री के उद्घाटन पैराई सत्र पे मेरे द्वारा सब कुछ कहा गया, सबको समझ में आया, तो आज भ्रांतियाँ। उत्तराखंड सरकार राज्य में 100% आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए बड़े पैमाने पर अभियान चलाने जा रही है। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने इस बारे में जानकारी देते हुए बताया है कि अधिकारियों को पूरे प्रदेश भर में अभियान चलाने के निर्देश दिए गए हैं। स्वास्थ्य मंत्री ने बताया है कि आयुष्मान योजना के तहत प्रदेश के सभी लोगों को इलाज की सुविधा प्रदान की जा रही है। राज्य में अब तक 60 लाख लोगों ने आयुष्मान कार्ड बनवाए हैं, जबकि 10 लाख से ज़्यादा लोगों ने अभी तक इसका लाभ भी उठाया है। आयुष्मान योजना सबके लिए है और अभी तक हमारे प्रदेश में लगभग 60 लाख लोगों के कार्ड बन चुके हैं। 10 लाख से ज़्यादा लोगों का इलाज अभी तक फ्री हो चुका है और इस योजना में लगभग 2400 करोड़ रुपये से ज़्यादा अभी तक खर्च हो चुके हैं। अभी हमने जिन जिन जिलों की प्रगति कम थी आयुष्मान कार्ड की, जो 70% से कम थी जिनकी, वहाँ 7 अधिकारियों को जो है भेजा है और वो सभी संबंधित विभागों के साथ बैठक करेंगे और हमें चाहते हैं कि इस साल हमारे जो टारगेट है कि हम 10 लाख नए कार्ड बनाएंगे, तो हम इस पे लगे हैं ताकि गरीब लोगों का इलाज जो है निःशुल्क हो सके, अच्छा इलाज हो सके। और टारगेट है हमारा कि मार्च तक हम 10 लाख नए कार्ड बनाएंगे। रुद्रपुर में नर्स की रेप और हत्या के मामले के बाद देहरादून से दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां एसबीटी में पंजाब की एक किशोरी से बस में सामूहिक दुष्कर्म का मामला सामने आया है। चाइल्ड वेलफेयर कमेटी की टीम ने जब एसबीटी से रेस्क्यू किया लड़की का तो ये खुलासा हुआ है। कमेटी ने काउंसलिंग के बाद शनिवार को कोतवाली पटेल नगर की एसबीटी चौकी पुलिस चौकी में अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कराया है, जिसके बाद पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। पुलिस ने मामले में 2 संदिग्ध व्यक्तियों को हिरासत में भी लिया है, जिनसे पूछताछ की जा रही है। जानकारी के अनुसार पंजाब की रहने वाली किशोरी मुरादाबाद से यूपी रोडवेज बस में सवार हुई थी और वो 13 अगस्त की रात करीब 2:30 बजे आईएसबीटी देहरादून पहुंची थी। आरोप है कि जब बस खाली हुई तो उस दौरान 4 लोगों ने उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया। उसके बाद किशोरी को बस से उतारकर आरोपी चले गए। चाइल्ड वेलफेयर कमेटी की हेल्पलाइन टीम को आईएसबीटी के बाहर किशोरी बदहवास हालत में मिली। कमेटी ने किशोरी की काउंसलिंग की तो उसने अपनी आप बीती सुनाई। कमेटी ने सदस्य शनिवार रात आईएसबीटी चौकी पहुंचे और घटना की जानकारी पुलिस को दी। बिहार में बेहतर शिक्षा व्यवस्था देने के क्रम में सरकार सराहनीय कदम उठा रही है, जहां 28 किलोमीटर पैदल चलकर स्कूल पहुंच रहे छात्रों को स्कूल वैन का इंतजाम भी कराया गया है, जिसके लिए क्षेत्रवासी सरकार का आभार जता रहे हैं। पंचेश्वर क्षेत्र के लोगों में खुशी का माहौल। बच्चों के लिए स्कूल वैन की हुई व्यवस्था। धन्यवाद 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 भारत माता की। उत्तराखंड पहाड़ी राज्य, लिहाजा पहाड़ी जिलों में आज भी मूलभूत सुविधाओं का भारी अभाव। लेकिन अब बीजेपी की डबल इंजन सरकार समस्याएं दूर करने के लिए लगातार काम कर रही है, जिसका नतीजा है कि पहाड़ी जनपद चंपावत में लोहाघाट ब्लॉक के पंचेश्वर क्षेत्र में धामी सरकार की तरफ से बच्चों के लिए स्कूल वैन की व्यवस्था की गई, ताकि स्कूल आने जाने में बच्चों को अब पैदल सफर न करना पड़े। इस प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय श्री पुष्कर सिंह धामी जी के अनुकंपा से और इस जिले के ऊर्जावान जिलाधिकारी आदरणीय श्री नवनीत पांडे जी के प्रयासों से आज पंचेश्वर क्षेत्र के जो 10-12 गांव के स्कूल जाने वाले बच्चे थे, उन्हें रोजाना 28 किलोमीटर की पैदल दूरी तय करनी पड़ती थी। और जो पंचेश्वर जैसा कि नेपाल बॉर्डर का भी हमारा क्षेत्र था और वहां से पलायन की दृष्टिगत कई स्कूल न होने से और स्कूल बहुत दूर होने से लोग पलायन करके लोहाघाट या अन्य शहरों में जा रहे थे। तो इस समस्या को देखते हुए जिलाधिकारी महोदय से हमने आज से 15 दिन पहले उनको ज्ञापन दिया कि जो वहाँ बच्चे 28 किलोमीटर पैदल चल रहे हैं उनके लिए गाड़ी की सुविधा उपलब्ध कराई जाए। 28 किलोमीटर पैदल करना पड़ता था सफर।
पैदल चलकर ही बच्चे आते जाते थे स्कूल। दरअसल चंपावत में लोहाघाट ब्लॉक के सीमांत पंचेश्वर क्षेत्र के स्कूली छात्र छात्राओं को रोज स्कूल आने जाने के लिए 28 किलोमीटर पैदल सफर करना पड़ता था। अभिभावकों के पास इतना पैसा नहीं था कि वो रोज अपने बच्चों को गाड़ी का किराया दे सके। छात्र छात्राओं की विकट समस्या को देखते हुए बीजेपी जिला उपाध्यक्ष मोहित पाठक और जिला पंचायत सदस्य प्रीति पाठक ने डीएम चंपावत नवनीत पांडे से छात्र छात्राओं के लिए स्कूल वाहन की व्यवस्था करने की मांग की थी और वहाँ से पलायन भी जो बहुत कम होगा। और सबसे बड़ी खुशी जो बालिका शिक्षा की थी, आज हाई स्कूल और की पढ़ाई के बाद बालिकाएं नहीं पढ़ती थी, आज वो भी उनके लिए गाड़ियाँ लग गई हैं, वो भी इंटर की एजुकेशन प्राप्त करके उच्च शिक्षा में आगे जाएंगी। तो मैं इस प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय जिलाधिकारी महोदय का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ पूरे अभिभावकों की ओर से, और आगे आशा रखता हूँ कि ये जो गाड़ियाँ लगी हैं निरंतर आगे भी चलती रहेंगी, जिससे हमारे क्षेत्र के बच्चों को लाभ मिलता रहे। जनप्रतिनिधियों की मांग पर डीएम ने लिया संज्ञान। 32 से ज्यादा बच्चों को सालों बाद मिली स्कूल वैन। स्थानीय जनप्रतिनिधियों की मांग पर संज्ञान लेते हुए डीएम चंपावत नवनीत पांडे ने स्कूली बच्चों के लिए वाहन की व्यवस्था कर दी, जिसका 15 अगस्त को शुभारंभ किया गया। बीजेपी जिला उपाध्यक्ष मोहित पाठक ने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के आदेश पर पंचेश्वर से राजकीय इंटर कॉलेज विविल तक आने जाने के लिए स्कूल वैन की व्यवस्था की गई। उन्होंने कहा कि रोज 28 किलोमीटर की दूरी पैदल चलकर 32 से ज्यादा छात्राओं को स्कूल जाने में परेशानी होती थी। मैं बहुत ही सहर्ष से इस बात को कहना चाहूँगा कि कल 15 अगस्त के दिन आदरणीय जिलाधिकारी महोदय की विशेष प्रयासों से और सीमांत के जो 35 छात्र छात्राएं थे और 28 किलोमीटर की दूरी तय करते थे, उनके लिए गाड़ी की सुविधा हो गई है और अब बच्चे खुश हैं। अभिभावकों ने जताया सीएम धामी का आभार, बच्चों ने की सीएम धामी की जय जयकार। पंचेश्वर क्षेत्र के स्कूली बच्चों के लिए गाड़ी की व्यवस्था होने से अभिभावकों में खुशी का माहौल है और क्षेत्र के लोग इसके लिए सीएम धामी के जयकारे लगा रहे। ग्रामीणों ने प्रदेश के मुखिया का आभार जताया। ब्यूरो रिपोर्ट, हॉर्नबिल टीवी। उत्तरकाशी अपनी लोक वेशभूषा, तीज त्योहारों और प्राकृतिक सौंदर्यों के लिए पहचाना जाता है। यहाँ के त्योहार की एक अलग ही पहचान है। ऐसा ही एक त्यौहार है दूध गुड्डू मेला। यह त्यौहार गमरी और धनोरी पट्टी के ग्रामीण 10 किलोमीटर पैदल जाकर बेडथाल नामक जगह नेरथुनेर के जंगलों में मनाते हैं। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में दूध गड्ढू मेले में सैकड़ों की संख्या में लोग शामिल हुए। ये राज्य में सबसे महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक है, जो कि अति प्राचीन कला से बहुत उत्साह और खुशी के साथ मनाया जाता है। राज्य में प्राचीन त्योहार उस समय मनाया जाता है जब फसल अच्छी तरह से विकसित होती है, दूध देने वाले जानवर भी स्वस्थ होते हैं। यही नहीं, यहाँ तक कि पेड़ भी फलों में लदे होते हैं। यह मूल रूप से एक त्योहार है जो स्थानीय लोगों और खेती के व्यवसाय में लिप्त परिवारों की कृतज्ञता को दर्शाता है। सबसे पहले तो मैं समस्त ग्रामवासियों का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, ये धनारी पट्टी और गमरी पट्टी के, जो अपनी पौराणिक संस्कृति को जीवित रखने के लिए ये बटर फेस्टिवल उत्सव जो गढ़वाली में हम दूध गाड़ू के नाम से ये प्रसिद्ध था, आज इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करने के लिए इसको हमने बटर फेस्टिवल का नाम दिया है। और ये जो फेस्टिवल है वो एकदम नेचर और पर्यावरण से संबंधित है। कोई भी इसमें आर्टिफिशियल चीज़ें नहीं होती है। सारे गांव के लोग अपने दूध और मक्खन लेके वहाँ पे कृष्ण भगवान को चढ़ाते और होली मनाते हैं, ताकि हमारी संपूर्ण ये जो गांव की संस्कृति है वो जीवित रहे। और इसके साथ साथ हम यहाँ पे रूरल पर्यटन को बढ़ावा दे रहे हैं। अपना जैसे बगीचे के साथ साथ अपना होम स्टे, अपनी फैमिली के लिए और गांव के लिए रोजगार उत्पन्न करना, ये सारी चीज़ें बकरी शॉप एग्रो टूरिज्म कंपनी के सहयोग से हो पा रहे हैं। दूध गड्ढू मेले के उत्सव का कारण फसल कटाई के मौसम को चिन्हित करना और समृद्धि के लिए आभार प्रकट करना है। धनारी और गमरी पट्टी के ग्रामीण इस स्थान पर आकर देवताओं को दूध, दही और मक्खन से नहलाते हैं। आयोजन के बाद ग्रामीण अच्छे अच्छे पकवान बनाकर इस उत्सव को बड़े ही सौहार्दपूर्ण ढंग से मनाते हैं, जिसका मनोहर दृश्य देखते ही बनता है। साथ ही भगवान सेम नागराज यहाँ स्वयं प्रकट होकर दूध पीते हैं। नागराजा देवता का मंदिर है और ये मेरे बगल में जो ये होम देवता का मंदिर है, ये मंदिर हमारे पूर्वजों के ज़माने से चल के आ रहे हैं। और यहाँ पे
ये दूध गाड़ो नाम से जो है आज इस संक्रांत के दिन, जिस दिन श्रावण खत्म होता है और भाद्रपद शुरू होता है, तो ये संक्रांत के दिन जो है इस दिन यहाँ ये मनाया जाता है। तो इस मेले का बहुत बड़ा हुआ है। तो पहले लोग यहाँ भैंस लाते थे, फिर छानियों में रहते थे। तो इससे 3 दिन पहले भैंस को पिलाना और या 3 टाइम का या 5 टाइम का दूध जो है उसको उसमें किसी ने नहीं छेड़ना। अपने आप के लिए, चाय के लिए भी बगल से दूसरों से मांग के लाते थे, तब जाके उसकी मट्ठा लगानी, उसका जो मक्खन निकले, जो उस दिन की दही हो अलग की, उस दिन का फिर जो दूध हो वो यहाँ चढ़ाया जाता था। और जैसे किसी की भैंस जो है वो पहली बार ब्याई, तो जो उसका घी है, जो फर्स्ट दिन मट्ठा लगाते हैं उस दिन का घी है, तो वो घी पैक होके जाता था। फिर इस संक्रांत के दिन जो है यहाँ लाया जाता है और यहाँ पूजा जाता है। दूध, दही और मक्खन की अनोखी पूजा के लिए ग्रामीण हर साल काफी उत्साहित रहते हैं और इस दिन का पूरे साल भर इंतजार करते हैं। वहीं अब स्थानीय ग्रामीण चाहते हैं कि इस प्राचीन मेले को सरकार की सहायता से आगे बढ़ाया जाए। गांव के लोग कहते हैं कि अगर सरकारी मदद मिले तो ये मेला और भी बेहतर हो सकता है और आने वाली पीढ़ियों के लिए यह संस्कृति भी जिंदा रख सकती है। इसके लिए स्थानीय जनप्रतिनिधि और सरकार को इसका संज्ञान लेने की जरूरत है। ये देखो, ये हमारा जो यहाँ पर लोकल लोग हैं उनका आराध्य देव है नागराजा, और वो क्षेत्र की खुशहाली के लिए और आम जनमानस की खुशहाली के लिए यहाँ पर साल भर में इस संक्रांति के दिन अपने घर से सारे लोग दूध दही ला करके यहाँ पर दूध गाड़ू का त्यौहार मनाते हैं, ताकि पूरा क्षेत्र खुश रहे। हमारे जो धन है, चैन है, जो भी हमारे क्षेत्र की खुशहाली है वो अपने आप में खुश रहे। जी। उत्तरकाशी जनपद अपने मेले, त्योहारों और कई संस्कृति के लिए पहचाना जाता है। यहाँ खूबसूरत घाटियों में बहुत सारे मेले और त्योहार ऐसे हैं जो अभी भी सरकार की नजर से दूर है। जरूरत है ऐसे पौराणिक संस्कृति को संवारने और संस्कृति को संरक्षित रखने की। सरकार को चाहिए छोटे छोटे मेले त्योहारों को चिन्हित कर उनका संरक्षण करे, जिससे हमारी पौराणिक संस्कृति को जिंदा रखा जा सके। जो हम सोच के आए थे, तो गांव की वही पौराणिक परंपरा, वही रीति रिवाज, सब कुछ अभी भी यहाँ जीवित है, उसी पूर्ण रूप से जीवित है, ये हमें देखने को मिला। तो मुकेश जी ने हमें यहाँ बुलाया था। ये मिल्क फेस्टिवल, दूध गाड़ू फेस्टिवल के नाम से यहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है संक्रांति के दिन। तो यहाँ पे जो भी यहाँ के देवता होते हैं उन्हें धन्यवाद करने के लिए यहाँ पे दूध और दही और काफ़ी सारी चीज़ें और चढ़ाई जाती हैं। तो उसी का एक्सपीरियंस लेने बकरी छाप एग्रो टूरिज़्म की टीम यहाँ पे आई हुई थी, और हम यहाँ पे फ्यूचर में ये भी सोच रहे हैं कि कैसे इस जगह को एज अ टूरिज़्म हम कैसे प्रमोट करें, क्योंकि ये एक ऐसी धरातल है जहाँ पे जो चीज़ लोगों तक पहुँचनी चाहिए। तो उसका एक्सपीरियंस करने आज हम यहाँ आए थे। तो हमारा काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा और मुकेश जी ने काफ़ी अच्छा व्यवस्था कराई थी। काफ़ी कम समय में काफ़ी बहुत बेहतरीन यहाँ पे व्यवस्था कराई गई थी। यहाँ ग्रामीण बीते सावन और लगदे भादों की संक्रांति में हर साल दूध गड्ढू उत्सव मनाते हैं। खास बात यह है कि ग्रामीण अपने घरों से दूध, दही, मट्ठा, मक्खन, चावल, फल और फूल लेकर इस स्थान पर आकर अपने परिवार और खेती के साथ पशुओं की खुशहाली के लिए आराध्य देव नागराज और हुण देवता से खुशहाली और समृद्धि की कामना करते हैं। ग्रामीणों की पूजा से खुश होकर देवता दूध, दही और मक्खन से नहाते हैं और नागराज प्रत्यक्ष प्रकट होकर ग्रामीणों को आशीर्वाद देते हैं। उत्तरकाशी से हॉर्नबिल टीवी के लिए दीपक नोटल की रिपोर्ट। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।